दोस्तों जरा सोचो, दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? मिसाइल, फाइटर जेट या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? नहीं, राजनीति में सबसे महंगी चीज है आपका वोट। और मजे की बात यह है कि चुनाव आते ही सरकारें हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इसी वोट को जीतने की कोशिश करती है। कभी फ्री बिजली, कभी कैश स्कीम, कभी नई योजनाएं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में जनता की मदद है या सिर्फ चुनाव जीतने का नया तरीका? आज की वीडियो में हम इसी पूरे खेल को आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, हाल ही में एक मामला सामने आया था जब तमिलनाडु की सरकार ने प्लान किया कि राज्य में लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, फ्री बिजली कौन मना करेगा? लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर कहा, भाई जरा रुक जाओ, क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। सरकारें बोल रही हैं फ्री बिजली देंगे, फ्री खाना देंगे, फ्री बस यात्रा देंगे और कभी-कभी तो सीधे बैंक अकाउंट में पैसे भी डाल देंगे। अब देखो, तमिलनाडु सरकार ने पहले ही फ्री बस सर्विस के लिए लगभग 3,600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उसके अलावा लाखों महिलाओं को पैसे देने की स्कीम भी चल रही है। और फिर चुनाव से पहले नया वादा, अगर हम जीत गए तो हर महीने 2,000 रुपए देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का सवाल बड़ा सिंपल था, भाई देना है तो दे दो, लेकिन पैसा आएगा कहां से? क्योंकि सरकार का भी बजट होता है। लेकिन यहां एक मजेदार कंफ्यूजन होता है। लोग बोलते हैं फ्रीबी। अब फ्रीबी क्या होता है? सीधी भाषा में, जब सरकार जनता को कुछ फ्री में देती है उसे फ्रीबी बोल देते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। अगर गरीब आदमी को राशन देना फ्रीबी है तो फिर प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना भी फ्रीबी हुई, जिसमें करोड़ों लोगों को राशन मिलता है। अब सच ये है कि भारत अभी भी एक गरीब देश है। यहाँ करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी रोज की कमाई 100 से 200 रुपए होती है। अगर उन्हें सरकार से थोड़ा राशन या भत्ता ना मिले तो महीने का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। बिहार के एक गांव में एक बुजुर्ग से पूछा गया, सरकार से पेंशन मिलती है? उन्होंने कहा, हाँ, 1,100 रुपए मिलते हैं। अब 1,100 रुपए सुनने में आपको कम लग सकते हैं, लेकिन उनके लिए वही पैसा नमक, तेल और थोड़ा राशन खरीदने के लिए काफी होता है। तो असली सवाल यह नहीं है कि सरकार को पैसे देने चाहिए या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या सरकार के पास इतना पैसा है भी या नहीं? और अगर है तो वो पैसा आ कहां से रहा है? क्योंकि सरकार का पैसा कोई जादू से नहीं आता, वो आता है हमारे और आपके टैक्स से। यानी जो पैसा सरकार खर्च करती है वो असल में जनता का ही पैसा होता है। और यहीं से शुरू होती है कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म की, रेवेन्यू डेफिसिट। अब पहले समझते हैं वो शब्द जो नेताओं से ज्यादा इकोनॉमिक्स की किताबों में घूमता रहता है, रेवेन्यू डेफिसिट। नाम थोड़ा भारी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मान लो आप एक महीने में 20,000 रुपए कमाते हो, लेकिन आपका खर्चा 25,000 रुपए है। अब 5,000 रुपए की कमी पड़ गई ना, बस यही रेवेन्यू डेफिसिट है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि यहां बात आपकी जेब की नहीं, पूरे राज्य की जेब की हो रही है। सरकार की कमाई कहां से आती है? टैक्स से। जीएसटी, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी फीस, ये सब मिलाकर सरकार की रेवेन्यू इनकम बनती है। और दूसरी तरफ सरकार के खर्चे होते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, सरकारी दफ्तर चलाना, पेंशन देना और कई तरह की स्कीम्स। इन सबको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब अगर सरकार की कमाई खर्च से ज्यादा है तो मजे ही मजे, सरकार रेवेन्यू सरप्लस में है। लेकिन अगर खर्च ज्यादा हो गया तो सरकार रेवेन्यू डेफिसिट में चली जाती है। अब यहां पर सवाल आता है, अगर सरकार के पास पैसे कम पड़ जाए तो क्या करती है? सीधा सा जवाब है, लोन लेती है। और उस लोन का ब्याज कौन देता है? हम और आप, यानी जनता। सरकार कोई अमीर चाचा नहीं है जो अपनी जेब से पैसा निकाल रही हो। सरकार बस एक मैनेजर है जो जनता का पैसा इधर उधर खर्च करती है। अब यहां से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कई बार सरकारें ऐसे खर्च करने लगती हैं जैसे किसी ने क्रेडिट कार्ड पहली बार लिया हो। अरे खर्च करो, बाद में देखेंगे। और यही चीज आजकल राजनीति में हो रही है। इलेक्शन आते ही अचानक से नई नई स्कीम्स लॉन्च होने लगती हैं। और सबसे दिलचस्प टाइमिंग क्या होती है?
चुनाव से ठीक पहले। अब इसका एक मजेदार उदाहरण लेते हैं बिहार का। बिहार में चुनाव से पहले एक स्कीम आई जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए। नाम था महिला रोजगार योजना। ऑफिशियली इसका मकसद था महिलाओं में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहां एक छोटा सा सवाल उठता है। क्या सरकार ने यह चेक किया कि कितनी महिलाएं वास्तव में बिजनेस शुरू करना चाहती हैं? नहीं। क्या कोई असेसमेंट हुआ? नहीं। बस सीधे पैसे ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि सरकार को पता था कि शायद सभी महिलाएं बिजनेस ना करें, लेकिन सभी महिलाएं वोट जरूर दे सकती हैं। और टाइमिंग देखो, यह पैसा चुनाव से ठीक पहले दिया गया। अब इस पूरे खेल से 3 चीजें हुई। पहली, अपोजिशन पार्टी घबरा गई। उन्होंने कहा, अच्छा ये 10,000 रुपए दे रहे हैं तो हम 15,000 रुपए देंगे। दूसरी, सरकार को चुनाव में फायदा मिला। और तीसरी, सबसे दिलचस्प, बिहार पहले उस साल रेवेन्यू सरप्लस में था, लेकिन इस स्कीम के बाद राज्य रेवेन्यू डेफिसिट में चला गया और पूरा फिस्कल डेफिसिट लगभग 3 गुना बढ़ गया। मतलब चुनाव जीत गया, लेकिन राज्य का बजट थोड़ा हिल गया। और यह सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है। ऐसे कई राज्य हैं जहां चुनाव आते ही नई स्कीम प्लस कैश ट्रांसफर प्लस फ्री सुविधाएं शुरू हो जाती हैं। जैसे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और हर जगह कहानी लगभग एक जैसी है। इलेक्शन बराबर नई स्कीम, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। सरकारें आखिर किसे टारगेट करके ये स्कीम्स बना रही हैं? आखिर ये स्कीम्स ज्यादातर महिलाओं को ही क्यों टारगेट करती हैं? अगर आप पिछले कुछ सालों की राजनीति देखो तो आपको एक पैटर्न साफ दिखाई देगा। लगभग हर राज्य में कोई ना कोई ऐसी स्कीम लॉन्च हुई है जिसमें सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। उदाहरण देख लो, मध्य प्रदेश में आई शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना। इसमें महिलाओं को हर महीने पैसे दिए जाते हैं। शुरुआत 1,000 रुपए से हुई थी, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसे और बढ़ाने का वादा भी किया गया। अब सोचो, अगर हर महीने आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आपको वो सरकार थोड़ी अच्छी लगने लगेगी या नहीं? मान लो हर महीने मोबाइल में मैसेज आता है, 1,000 रुपए क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। अब ऐसे मैसेज अगर साल भर आते रहे तो इंसान सरकार को रिश्तेदार समझने लगता है, जैसे कोई मामा हर महीने जेब खर्च भेज रहा हो। अब सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी कई स्कीम्स चल रही हैं, जैसे लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपोश्री। इनमें से कई स्कीम्स को और बढ़ा दिया गया है। कुछ में पैसा बढ़ाया गया, कुछ में नई स्कीम्स जोड़ दी गई। और चुनाव से ठीक पहले एक और स्कीम आ गई, युवा साथी, जिसमें बेरोजगार युवाओं को हर महीने पैसा देने की बात की गई। अब सुनने में सब अच्छा लगता है, लेकिन यहां असली राजनीति छिपी हुई है। देखो, राजनीति में चुनाव जीतने के लिए हमेशा वोट बैंक बनाए जाते हैं। पहले क्या होता था? नेता लोग बोलते थे, जाति के आधार पर वोट बैंक बनाओ, धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाओ। जैसे, ये जाति हमारे साथ है, ये समुदाय हमारे साथ है। लेकिन यहां एक समस्या है, जाति और धर्म अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो हर जगह समान है, महिलाएं। भारत की आबादी का लगभग 50% हिस्सा महिलाएं हैं। अब सोचो, अगर कोई पार्टी सीधे महिलाओं को टारगेट कर ले तो वो आधी आबादी को एक साथ प्रभावित कर सकती है। और अगर उस 50% में से भी 60 से 70% वोट मिल गए तो चुनाव जीतना बहुत आसान हो जाता है। यानी राजनीति का नया फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया है, पहले जाति का गणित होता था, अब जेंडर का गणित हो रहा है। थोड़ा सा गणित करते हैं, अगर किसी पार्टी को महिलाओं से 50% वोट मिल जाए और पुरुषों से सिर्फ 10 से 15% भी मिल जाए तो चुनाव जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और यही कारण है कि आजकल स्कीम्स के नाम भी बहुत दिलचस्प होते हैं। लाडली बहना, लक्ष्मी भंडार, लखपति बिटिया, महिला रोजगार योजना। नाम सुनते ही लगता है सरकार बहुत केयरिंग है, लेकिन यहां एक बड़ी समस्या भी है। समस्या स्कीम्स में नहीं है, समस्या है टाइमिंग में। क्योंकि कई बार ये स्कीम्स इलेक्शन से ठीक पहले लॉन्च होती हैं। पहले पैसे बांटो, फिर वोट लो, और बाद में अगर स्कीम में कोई गड़बड़ निकली तो उसे चुनाव के बाद ठीक किया जाता है।
और इसी वजह से कई बार अजीब अजीब घटनाएं भी हो जाती हैं। जैसे कुछ राज्यों में महिलाओं की स्कीम में पुरुषों को भी पैसे मिल गए और बाद में सरकार को कहना पड़ा, भाई वो पैसा गलती से चला गया था, वापस कर दो। अब जनता भी मजाक में कहती है, पहले हमारा वोट वापस करो, फिर पैसा वापस मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये स्कीम्स ऐसे ही चलती रही तो आगे क्या होगा? क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक दो राज्यों की कहानी नहीं है। धीरे धीरे ये एक पूरी पॉलिटिकल प्लेबुक बन चुकी है। आज की राजनीति में एक नया फॉर्मूला बन गया है। 1, चुनाव आने वाले हैं, नई स्कीम लॉन्च करो। 2, पहले से स्कीम चल रही है, उसमें पैसा बढ़ा दो। 3, फिर भी डर लग रहा है कि चुनाव हार सकते हैं, एक और नई स्कीम ले आओ। यानी पूरा सिस्टम अब कुछ ऐसा हो गया है जैसे ऑनलाइन सेल चल रही हो। ये 1,000 रुपए दे रहे हैं, हम 1,500 रुपए देंगे। ये 1,500 रुपए दे रहे हैं, हम 3,000 रुपए देंगे। और जनता भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर असली फायदा किसमें है। लेकिन असली समस्या यहां से शुरू होती है। मान लो एक सरकार ने कोई स्कीम शुरू कर दी जिसमें हर महीने लोगों को पैसे मिल रहे हैं। अब अगर अगली सरकार आकर कहे हम ये स्कीम बंद कर देंगे, तो क्या होगा? सीधा जवाब है राजनीतिक आत्महत्या, क्योंकि जनता तुरंत नाराज हो जाएगी। इसलिए एक बार कोई स्कीम शुरू हो जाए तो उसे बंद करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही चीज इस पूरे सिस्टम को एक खतरनाक चक्र बना देती है, क्योंकि जब एक पार्टी पैसे बांटती है तो दूसरी पार्टी उससे ज्यादा बांटने का वादा करती है और यह सिलसिला चलता ही रहता है। अब इसका असर कहां पड़ता है? राज्य के बजट पर, क्योंकि जो पैसा इन स्कीम्स में खर्च हो रहा है वही पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लग सकता था। नई सड़कें, बेहतर स्कूल, अस्पताल, इंडस्ट्रीज। लेकिन जब हजारों करोड़ रुपए सीधे कैश ट्रांसफर में चले जाते हैं तो डेवलपमेंट के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। और फिर सरकार क्या करती है? लोन लेती है, फिर उस लोन पर ब्याज लगता है। और वो ब्याज कौन देता है? फिर से हम और आप, यानी टैक्स पेयर। इसलिए जब हम कहते हैं कि सरकार पैसा बांट रही है, तो असल में सरकार हमारा ही पैसा बांट रही होती है। सरकार कोई एटीएम मशीन नहीं है जिसमें पैसे खुद ब खुद निकलते रहे। वो पैसा आता है टैक्स से, पेट्रोल डीजल के टैक्स से, जीएसटी से और कई सरकारी फीस से। यानी आखिरकार पैसा जनता का ही होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारी सोशल स्कीम्स गलत हैं। कई स्कीम्स बहुत जरूरी भी हैं, जैसे गरीबों के लिए राशन, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य की मदद। ये सब एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होती है। समस्या तब शुरू होती है जब इन्हीं स्कीम्स को चुनाव जीतने का हथियार बना दिया जाता है। जब स्कीम्स का मकसद लोगों की जिंदगी सुधारना कम और वोट जीतना ज्यादा हो जाता है। और यही वजह है कि आज भारत के कई राज्यों में राजनीति और फ्री स्कीम्स एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब चुनाव से पहले कोई नई स्कीम, नया पैसा या नया वादा सुनो, तो बस एक सवाल जरूर पूछना, ये पैसा आ कहां से रहा है? क्योंकि आखिर में सरकार का पैसा सरकार का नहीं, जनता का ही पैसा होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही आसान भाषा में राजनीति और इकोनॉमी समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।